हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः हम डिस्कस करेंगे हिंदी की इस अगली वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे शब्द पर आधारित। शब्द किसे कहते हैं और साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि जो शब्द के प्रकार हैं वो किस आधार पर और कितने प्रकार से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने वर्ड क्या होते हैं ये हमने बात कर ली है, और साथ ही साथ में वर्णमाला से रिलेटेड पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को दिखाया था कि सब कुछ किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विराम चिन्ह से रिलेटेड भी वीडियोस आ चुकी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें। तो सबसे पहले तो परिभाषा की अगर बात करें, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, कम से कम दो तो चाहिए ही, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्द बनते हैं जो किसी प्रकार का स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। तो वो जब स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तभी हम उनको शब्द कहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी वर्ड को आपने दो वर्णों को मिला दिया और उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा और आप कह रहे हैं कि वो शब्द हो गए। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहे हो, एक स्वतंत्र अर्थ रखते हों, तभी उनको हम शब्द कहेंगे। ठीक है। अब शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर किया जाता है। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, इस तरह से। तो उसको अब हम आगे देखते हैं कि उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। मैं उनको अलग अलग क्रम में दिखाता हूँ। ए, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कह लीजिए या सोर्स कह लीजिए, स्रोत कह लीजिए, किसी उसके आधार पर। ये लगभग 5 प्रकार के सामान्य रूप से हैं। कुछ और व्याकरण शास्त्री इसके 6 प्रकार भी मान लेते हैं। तो क्या क्या है एक बार देख लीजिए। ये शब्द है, एक होता है तत्सम, एक होता है संकर शब्द, एक होता है तद्भव, एक होता है आपका देशज, और एक होता है आपका विदेशी। ये 5 प्रकार इसके बनते हैं। तत्सम हम उन शब्दों को कहते हैं जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। मूल रूप से कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, या इनको अधिकांशतः कहा जाता है शुद्ध शब्द। ठीक है। ये अत्यंत शुद्ध शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे जल, जैसे रात न कह करके हम उसको क्या कहेंगे? रात्रि। दूध न कह करके हम क्या कहें? दुग्ध। तो ये सब क्या हैं? आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है। संकर शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने नए शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी। अब गाड़ी शब्द तो हिंदी का है, रेल शब्द इंग्लिश का है, तो ये आपका कैसा कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। सिनेमा घर, सिनेमा घर, सिनेमा अंग्रेजी भाषा का है और घर जो है वो हिंदी भाषा का है। टिकट घर। ठीक है। तो ये जो हैं ये कैसे हैं? संकर शब्द हैं, यानी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के जब कोई नए शब्द बन जाते हैं तो उनको हम संकर शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, तत्सम का अपोजिट कहलाता है तद्भव। तद्भव का शब्द जो होते हैं वो थोड़े से अपभ्रंश हो जाते हैं। अपभ्रंश शब्द यानी कि जो संस्कृत के जो शब्द थे उनका हिंदी में जो हमने चलन
कर लिया है, अपभ्रंश कर लिया है, उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द, यानी कि थोड़े से इनको अशुद्ध शब्द भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? अशुद्ध शब्द भी कह सकते हैं। थोड़ी सी अशुद्धियाँ उनमें आ जाती हैं, पूर्ण रूप से वो शुद्ध नहीं है, लेकिन चलन में है, यानी भाषा में है। जैसे सर्प न कह करके हम उसको सांप कहते हैं, ठीक है। पत्र न कह करके हम पत्ता कहते हैं। रात्रि को जैसे रात कहते हैं, दुग्ध को जैसे दूध कहते हैं, है ना। ऐसे ही अग्नि को आग कहते हैं। तो ये किसके उदाहरण हो गए हैं? ये तद्भव के हो गए हैं। देशज शब्द वे हैं जो अपने आसपास के क्षेत्रों में ही प्रचलित होते हैं और वो वहीं से उत्पन्न हुए होते हैं, ठीक है। जैसे गड्ढा, जैसे गड्ढा, ठीक है। जैसे थैला, जैसे डिबिया, ये ऐसे खिड़की, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको अपने आसपास के क्षेत्र में देखने को सुनने को मिलते हैं। तो वो सब क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। उनकी उत्पत्ति विशेष रूप से व्याकरणिक नहीं है, यानी ऐतिहासिक नहीं है, उनका कोई पिछला रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन वो अपने आसपास के चलन में चल रहे होते हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे अरबी, जैसे फारसी, जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, ये सब के सब कैसे कहलाते हैं? ये विदेशी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इन सब के लिए हम अलग से वीडियो भी लेकर के आएंगे। सब के लिए, तत्सम तद्भव शब्दों के लिए अलग वीडियो आएगी, संकर शब्दों के लिए भी एक अलग वीडियो लेंगे। तो इसके लिए भी हम एक अलग वीडियो लेंगे, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ हमको क्या देखना है कि शब्दों को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वर्गीकृत किया जा रहा है। तो ये 5 प्रकार अब आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर से बी पॉइंट, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार हम शब्दों के बनाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? शब्द और वहाँ से बनते हैं आपके 3 प्रकार, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक हैं रूढ़ शब्द, एक हैं यौगिक शब्द, और फिर एक हो जाते हैं योग रूढ़ शब्द। ये क्या क्या हैं इनको समझ लीजिए। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो किसी के भी मेल से नहीं बनते, यानी कि 2 या अधिक शब्दों के जो मेल से भी शब्द बनते हैं, तो ये मेल से नहीं बनते हैं, मेल से नहीं बनते हैं। और खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं है। खंड करने पर कोई अर्थ नहीं, यानी उस शब्द को अगर हम तोड़ दें, अलग अलग भागों में बांट दें, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे घर, अब मैं घर को भी 2 हिस्सों में बांट दूं तो घ और र अलग अलग हो जाएंगे, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो घर हो गया है, जैसे जल हो गया है, जैसे दाल हो गया है। तो ये सब कहलाते हैं रूढ़ शब्द, यानी जिनका एक विशेष अर्थ है, और उन शब्दों को क्या नहीं कर सकते, यानी मैं सब मेल से नहीं का, इसको आप समझिएगा कि जो शब्दों के मेल से नहीं है ना, यानी उनमें 2 शब्द नहीं मिले हैं। वर्ड तो होंगे ही, घ और र में 2 वर्ड तो मिले ही हैं। हम बात कर रहे हैं शब्दों के मेल से नहीं बने हैं, और उनको अगर तोड़ा जाए, खंड करा जाए, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरे होते हैं यौगिक, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्द, 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो बनते हैं वो कहलाते हैं। और इसमें सामान्यतः हम उपसर्ग और प्रत्यय इनका भी प्रयोग करते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपके रचना के आधार पर जो शब्द के प्रकार हैं उसके अंतर्गत आएंगे, यौगिक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसके लिए आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मानव एक शब्द है, ठीक है, इसमें ता प्रत्यय लगा करके आपने एक नया शब्द बना दिया, मानवता, ठीक है। ऐसे ही मीठा एक शब्द है और उसमें ई प्रत्यय जोड़ करके आपने नया शब्द बना दिया है, मिठाई, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं इस प्रकार के,
ऐसे ही वजह एक शब्द है, उसके आगे आपने बे और लगा दिया है तो इससे मिलकर के बन गया है बेवजह, नया शब्द बन गया। तो ये शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द, ऐसे यौगिक शब्द, ध्यान दीजिएगा, ऐसे यौगिक शब्द जिसका अर्थ किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए होता हो, विशेष के लिए होता हो। जैसे चारपाई। अब चारपाई यौगिक शब्द है, चार और पाई यानी जिसके 4 पैर हैं, लेकिन ये एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, हम सभी जानते हैं चारपाई को। ऐसे ही पंकज, तो पंकज जो है वो एक विशेष अर्थ में अर्थात कमल के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे ही और भी हैं जो हम क्या करते हैं सीधे, जैसे लंबोदर, लंबोदर भगवान गणेश के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको ऐसे शब्द जो क्या हैं, यौगिक की तरह तो बने ही हैं, यानी 2 या उससे अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो एक विशेष रूप से प्रयोग होता है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए, तब हम उनको योग रूढ़ कह देते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द जो है वो एक तरीके से ऐसा है जो अधिक समय वाला है, ऐसे समझ लीजिए। तो जो बहुत समय तक चलता आ रहा है उसका एक ही अर्थ, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो वो रूढ़ कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं तीसरा जो आधार है, सी लिख लेते हैं इसको, वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के अर्थ भी होते हैं, लगभग 6 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। ये मान लीजिए शब्द है, अब इसके हमको 6 प्रकार देखने को मिल जाएंगे। ये लीजिए, आप इसी तरह से क्लासिफिकेशन किया करें जिससे कि आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। एक तो शब्द होते हैं एकार्थी, एक होते हैं अनेकार्थी। अभी बताते हैं क्या क्या होते हैं। एक शब्द होते हैं विलोम शब्द, एक होते हैं पर्यायवाची शब्द, एक होते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, और एक होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द। इस प्रकार से 6 भागों में बटे होते हैं सामान्य रूप से। तो इनको समझ लेते हैं ज़रा कि ये क्या है। एकार्थी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका अर्थ एक ही है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक ही है, जैसे अभी हमने बात कही थी दाल, है ना, तो उसका एक ही अर्थ निकल रहा है दाल। अनेकार्थी शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ होता है कई सारे हो जाते हैं, जैसे अंक, उदाहरण के लिए अंक। अब अंक माने गिनती वाले भी अंक होते हैं और अंक माने गोद भी होता है। जैसे कनक, अब एक कनक माने धतूरा भी होता है और एक कनक जो है वो सोना भी होता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वो अनेकार्थी शब्द हो गए, और एक ही अर्थ होता है तो वो आपके एकार्थी शब्द हो गए। इसी तरीके से विलोम शब्द आप जानते हैं, किसी शब्द का अपोजिट यानी कि उल्टा अर्थ देने वाला विलोम शब्द कहलाता है। जैसे रात का विलोम हो जाएगा दिन, सुख का हो जाएगा दुख। पर्यायवाची शब्द यानी कि एक जैसा, या पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द यानी एक जैसा अर्थ हो, तो जैसे वृक्ष है या पेड़ है, तो ये सब क्या है, समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। जल है, पानी है, नीर है, ये सब क्या है, समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। अब कुछ होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम का समझ लीजिए, श्रुति मतलब सुनना, समान, यानी सुनने में तो लगते हैं समान, लेकिन भिन्नार्थक शब्द, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे मैंने अगर बोला अवधि और दूसरी बार में भी बोला अवधि,
लेकिन ये सुनने में तो आपको लग रहे होंगे कि एक जैसे शब्द हैं, लेकिन एक छोटी सी मात्रा के अंतर की वजह से इनके अर्थ में अंतर आ गया है, भिन्न अर्थ हो गया है। अवधि का मतलब हो जाता है समय, जबकि अवधि जो है वो एक भाषा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। इनके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये इस सब पर चर्चा करेंगे। एक होते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी कि जैसे जिसकी पत्नी मर गई हो, है ना, तो या जिसका पति मर गया हो, विधवा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो हम प्रयोग करते हैं ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो हम कहलाते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो इस प्रकार से शब्दों को हम 6 प्रकार में बांटते हैं अर्थ के आधार पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा प्रकार बन सकता है। अब एक लास्ट प्रकार इसमें बचता है और वो है व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के आधार पर, इसको डी कह सकते हैं, या इसके अलावा प्रयोगों के आधार पर भी आप इसको कह सकते हैं, प्रयोगों के आधार पर। इसमें वैसे तो जनरली 2 प्रकार किए जाते हैं शब्द के, एक तो विकारी शब्द, विकारी, और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द का तात्पर्य क्या है? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, पुरुष इत्यादि के आधार पर अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। इनकी वजह से क्या हो जाता है? रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए लड़की है, अब मैंने इसका अगर वचन बदला तो ये क्या बन जाएंगे? लड़कियां, यानी रूप परिवर्तन हो गया। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके विकारी शब्द कहलाते हैं, जो लिंग, वचन, काल, पुरुष इनमें से किसी एक के भी आधार के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हों, तो वो कहलाते हैं आपके विकारी शब्द। और जो अविकारी शब्द हैं वे आपके मैं, फिर आपका हो जाएगा से, है ना, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊपर, जैसे कल, जैसे तेज। अब मान लीजिए प्रयोग किया जाए लड़की तेज चल रही है या लड़कियां तेज चल रही हैं, तो तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही तथा, और, आहा, ओह, ये शब्द क्या हैं? ये सब अविकारी शब्द हैं, यानी इनके लिंग, वचन, काल या पुरुष के आधार पर इनके रूप परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रयोगों के आधार पर सामान्य रूप से तो 2 भागों में ऐसे हम बांटते हैं, लेकिन इनको और भी तरीके से इसको अलग अलग करते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से कैसे अलग करते हैं इसको चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ व्याकरण की दृष्टि से, यानी कि चलिए मैं डिस्ट्रीब्यूट ही करता हूँ सीधा। नंबर 1 संज्ञा, ठीक है। नंबर 2 पर सर्वनाम। व्याकरण की दृष्टि से अब कर रहे हैं हम इनको अलग अलग। नंबर 3 पर क्रिया। नंबर 4 पर विशेषण। अब ये जो 4 हैं यही वो हैं जिनको हम विकारी शब्द कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? विकारी शब्द कह सकते हैं, ये 4, ठीक है। जितने भी आपके ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं तो वो इन्हीं 4 के अंतर्गत आ जाते हैं। अब अविकारी शब्द 5वां, क्रिया विशेषण। अभी बताते हैं ये सब क्या क्या है, थोड़ी थोड़ी सी बात इनकी बताएंगे। छठा ले लेते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक 7वां हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक। 8वां आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक। 9वां हो जाएगा
विभक्ति या परसर्ग, और 10वां हो जाएगा आपका निपात। ठीक है, ये इस तरह से अविकारी शब्द हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? अविकारी शब्द। ठीक है, अब ये क्या क्या है इनको एक एक बार देख लेते हैं। संज्ञा आप सभी लोग जानते हैं, इन सब पर भी हमारी अलग अलग वीडियो आएगी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सब पर एक अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का नाम नेहा है, या स्थान की बात करें तो लखनऊ है। ठीक है, और भाव है मान लीजिए तो सुंदरता ले लीजिए। तो ये सब क्या है? ये संज्ञा के शब्द हैं। ठीक है, ये विकारी शब्द हैं। ये क्या हो जाएगा? इनमें रूप परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर लिखे तथा बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं। क्रिया जिन शब्दों से कार्य के होने का पता चलता है, कार्य का होना पता चलता है, परिलक्षित होता है, उनको क्रिया कहेंगे। विशेषण जो शब्द विशेषताएं बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण की अगर बात करें, मैंने कहा जल्दी करो, तो करो तो जो है वो क्रिया है, लेकिन कैसे करना है? जल्दी करना है, तो ये क्या हो गया? ये विशेषता बता रहा है। ऐसे ही कहाँ गया, अब गया तो जो क्रिया है कि वो चला गया है, लेकिन कहाँ गया है तो ये विशेषता बता रहा है कि उस क्रिया की। तो ये क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक की अगर बात करें तो से या पहले या के बाद, ये सब क्या है? ये संबंध बोधक दिखाते हैं। समुच्चय बोधक क्या है? और, एवं, ये जोड़ने वाले भी हैं। ऐसे समुच्चय बोधक में जाति सूचक भी आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, पुलिस, ये सब भी आ जाते हैं। विस्मयादि बोधक में आप जानते ही हैं, जैसे वाह, आह, ओह, हाय, शाबाश, ये सब किस में आ जाते हैं? विस्मयादि बोधक में आ जाते हैं। विभक्ति में शब्दों को जोड़ने वाले, परसर्ग वगैरह में शब्दों को जोड़ने वाले आते हैं। ने, मैं, से, को, पर, ये सब इसी के अंतर्गत। निपात में जो है वाक्य का अर्थ या प्रकार बदलने वाले आ जाते हैं, जिनकी वजह से पूरे वाक्य का ही अर्थ बदल जाता है। जैसे ही, भी, नहीं, ये सब। तो ये आपके व्याकरण की दृष्टि के आधार पर शब्द के प्रकार हो गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि व्याकरण के आधार पर हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपने देखे शब्द और उसके प्रकार, यानी कि अब आप लोग एक सीधा सीधा बना सकते हैं कि जो शब्द हैं उस शब्द के हम 4 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन कौन से? ये तो मैंने अभी बताया, एक व्याकरण के आधार पर, या इसी को कह सकते हैं हम प्रयोगों के आधार पर। ठीक है, व्याकरण या प्रयोगों के आधार पर। और दूसरा हमने अभी क्या बताया आपको? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। एक फिर हमने क्या बताया आपको? उत्पत्ति के आधार पर। ये हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर। और एक आपको बताया हमने रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। अब अगर इनको भी फर्दर क्लासिफिकेशन हमको करना हो तो कैसे कर सकते हैं? अब उत्पत्ति के आधार की बात करें तो इससे कौन कौन से निकल के आते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है,
रचना के आधार की अगर बात करें तो कौन कौन से निकल के आते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो कौन कौन से निकल के आएंगे? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक, और लास्ट वाला क्या बन जाएगा? अनेक शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है। ऐसे ही व्याकरण के आधार पर कौन कौन से बनेगा? व्याकरण के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये तो हो गए 4 कौन से? विकारी। अब बात हो रही है अविकारी की, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विभक्ति और निपात। ये सब के सब आपके हो जाते हैं अविकारी। कैसे हो जाते हैं? अविकारी शब्द। तो ये देखिए शब्द का हमने पूरा वर्गीकरण कर लिया है और आई थिंक सो कि अब आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। 1-2 बार आप लोग एक कागज़ पर अपने आप बनाएंगे, एक्स्ट्रा कॉपी पर इन सबको लिख करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सब रट जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे, आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। 4 प्रकार के आधार हमने बना करके और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो इसको आप एक चार्ट पेपर पर भी बना सकते हैं सुंदर सुंदर, और जहां आप उठते बैठते खाते पीते हैं वहां पर आप इसको चिपका लीजिए और हर रोजाना इस पर जब निगाह आपकी जाएगी तो केवल 1 सेकंड मात्र से ही आपको सारी चीज़ें रिवाइज रहेंगी। तो ये आप इस तरह से शब्द को जान गए हैं, शब्द का वर्गीकरण आपने जान लिया है। जो भी अभी तक चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए वीडियो पर कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी और किस चीज़ पर आगे मेहनत या सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि मैं भी अपने आगे की जो वीडियोज़ हैं उनमें उसी तरीके से आपके लिए जो ज़्यादा लाभप्रद हो उसे ऐड कर सकूं, जोड़ सकूं। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा और इस वीडियो से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहें, लाइक और शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।